नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। इन दिनों सरकार के ऊपर एक बहुत गंभीर आरोप लग रहा है। गंभीर आरोप इस बात को लेकर यह है कि जुडिशरी पर वो पूरी तरीके से कब्जा करना चाहते हैं और इसके लिए कई तरीके के दबाव जुडिशरी के ऊपर डाले जाते हैं। यह भी कहा जाता है कि दरअसल सरकार जुडिशरी में यानी हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में मनमाफिक जजों की नियुक्ति करती है और जिन जजों को वो अपने विवेक के हिसाब से उचित नहीं मानती या अपने हिसाब से नहीं मानती है, उनके अपॉइंटमेंट में अड़ंगा लगाती है। इस तरीके के गंभीर आरोप है। ऐसा ही एक मामला 26 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिला, जब सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर टिप्पणी सरकार के ऊपर की। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि पिछले 10 महीनों से 80 जजेस के अपॉइंटमेंट पड़े हुए हैं। सरकार को एक सामान्य सी प्रक्रिया करनी है, लेकिन उसके बावजूद भी नाम क्लियर नहीं हो पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस बार तो हम खामोश हैं क्योंकि अटॉर्नी जनरल ने सिर्फ 1 हफ्ते का वक्त मांगा है, लेकिन अगली बार हम खामोश नहीं रहेंगे। यह गंभीर प्रश्न है। जहां हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, लोअर कोर्ट में बहुत सारे लाखों की संख्या में केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, वहां जजेस की नियुक्ति में 10-10 महीने, 12-12 महीने अगर वक्त लगता है तो इसका असर जुडिशरी की कार्यप्रणाली पर पड़ता है और सरकार के ऊपर गंभीर आरोप भी लगते हैं कि मनमाफिक जजों की नियुक्ति वो करना चाहती है और उसके बहाने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जुडिशरी पर कब्जा करना चाहती है। ये पूरा मामला क्या है, इसका मतलब क्या है, सरकार की मंशा क्या है, जो आरोप लग रहे हैं उनमें कितना दम है, हम जानेंगे वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण से। प्रशांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रशांत जी, ये जो आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से टिप्पणी की, 10 महीने तक 80 जजेस की नियुक्ति का मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है। जी हाँ, ये हम लोग बहुत कई सालों से देख रहे हैं। ये केस कई सालों से चल रहा है। हम लोगों ने तो कम से कम 4 साल पहले ये पिटिशन फाइल करी थी, जिसमें ये बताया था कि बहुत सारे देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है कोलिजियम के बारे में, वो ये कहता है कि जो रिकमेंडेशंस कोलिजियम करती है जजेस के अपॉइंटमेंट की, नियुक्ति की या ट्रांसफर की, उसको सरकार एक बार वापस भेज सकती है अगर सरकार उसको नहीं मानती है। उसके बाद अगर कोलिजियम उसको रीइटरेट करता है तो उसको कार्यान्वित करना पड़ेगा, सरकार को वो नियुक्ति करनी पड़ेगी। और उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भाई 4 महीने के अंदर वो अपनी राय कि भाई वो मानते हैं या नहीं मानते, वापस कोलिजियम को भेज दें। मानते हैं तो अपॉइंटमेंट कर दें, नहीं मानते हैं तो वापस भेज दें, जिसपे फिर कोलिजियम तय करे। अगर यूनानिमसली रीटरेट करते हैं कि भाई हम फिर से उसको कह रहे हैं, तो उनको नियुक्ति करनी पड़ेगी। उसी तरह से ट्रांसफर के बारे में अब हो ये रहा है कि इस सरकार ने एक नया तरीका अपनाया है कि अपने ही माफिक के जजेस की नियुक्ति होने दें, और जो उनको लगता है कि बहुत स्वतंत्र होंगे या सरकार का पक्ष नहीं लेंगे, उनका अपॉइंटमेंट या तो इस तरह से रोक के रखें कि जो रिकमेंडेशन कोलिजियम ने किया है उसको आगे ही ना बढ़ाएं, उस पर बैठे ही रहें। और कई बार सालों साल बैठे रहते हैं। उसके बाद फिर जब वो वापस भी भेजते हैं कि भाई नहीं, हम ये नहीं चाहते, और फिर कोलिजियम रीइटरेट करता है यूनानिमसली, और बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं, तब भी नियुक्ति नहीं करते। वो भी कई बार महीनों सालों पड़े रहते हैं। और कई बार जैसे आज सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि भाई हाई कोर्ट का कोलिजियम रेकमेंड करता है, सरकार के पास जाता है, वहीं पर फिर सरकार रोक देती है, आगे बढ़ाती ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम को भेजना होता है, वहां नहीं बढ़ाती। तो ये बहुत सारे केसेस में हो रहा है, बहुत सालों से हो रहा है। और इसके चलते हुए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की अवमानना ही नहीं हो रही है, बल्कि इस तरह से सरकार जो है सिर्फ अपने माफिक जो जजेस हैं उन्हीं की नियुक्ति करती जाती है, और जो उनको लगता है कि उनके अनुकूल नहीं है उनकी नियुक्ति नहीं होने देती। इससे कई चीजें हो रही। एक तो ये हो रहा है कि कई जजेस का अपॉइंटमेंट हो ही नहीं पा रहा है और वैकेंसीज चले जा रही हैं। दूसरा ये हो रहा है कि बहुत सारे लॉयर जो अपना कंसेंट दे देते हैं, बाद में इतने अगर
महीनों सालों लग जाते हैं तो अपना कंसेंट विड्रॉ कर लेते हैं। तीसरा, बहुत सारे लॉयर्स ये सारी स्थिति देखकर अपना कंसेंट देते ही नहीं है, और इस तरह से जुडिशरी की इंडिपेंडेंस भी प्रभावित हो रही है, जुडिशरी की फंक्शनिंग भी प्रभावित हो रही है। तो ये बहुत ही गंभीर मामला है। इस पर हम लोग बहुत दिन से सुप्रीम कोर्ट से कह रहे हैं कि भाई आप बस सरकार को बार बार अटॉर्नी जनरल टाइम ले लेते हैं, फिर आप टाइम दे देते हैं, फिर आप कभी सख्ती नहीं अपनाते। तो उन्होंने बोला क्या सख्ती? हमने बोला कि देखिए, आपको कंटेम्प्ट एक्शन लेना पड़ेगा, ये क्लियरली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, किसी के खिलाफ तो कंटेम्प्ट लेना पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने बोला कि चलो अब की बार हम शांत हैं, अगली बार अगर होगा तो थोड़ा कड़ा रुख अपनाएंगे, कि अभी अटॉर्नी जनरल थोड़े ही दिन की मोहलत मांग रहे हैं। तो उनके कहने पर फिर अब शायद 10 तारीख या कुछ लगाई है, 10 अक्टूबर, 9 या 10 अक्टूबर। बट प्रशांत जी, ये आपने कहा कि 4 महीने के अंदर जवाब देना चाहिए और 10 महीने हो गए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को तो पहले कॉग्निजेंस लेना चाहिए इस बारे में, कुछ सवाल जवाब तो पहले करना चाहिए। 6 महीने आगे निकल चुका है मामला। नहीं नहीं, ये तो मामला बहुत सालों से चल रहा है। इस पर तो हम लोगों ने पिटिशन 4 साल पहले फाइल करी थी और बहुत सारे इंस्टेंसेस दिए थे। तो वही हम कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सख्ती नहीं अख्तियार करी है, और जब तक सख्ती नहीं करेंगे तब तक गवर्नमेंट को ये लगता है कि ठीक है, हम टालते रहेंगे, हम नहीं करेंगे। बार बार सुप्रीम कोर्ट गुजारिश करती है कि भाई हमारे इतने सारे पेंडिंग हैं, इसको करिए, लेकिन अगर वो नहीं करते तो सीधा कंटेम्प्ट का मामला है, कंटेम्प्ट का एक्शन लेना चाहिए। पहले लॉ सेक्रेटरी को बुलाएं और उसके बाद फिर लॉ मिनिस्टर को बुलाएं। अगर लॉ सेक्रेटरी कहता है कि भाई हम तो हेल्पलेस हैं, मिनिस्टर ही नहीं कुछ कर रहा है, तो फिर लॉ मिनिस्टर को बुलाएं। क्या आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट कुछ सॉफ्ट है इस बात को लेकर? हाँ, बिल्कुल सॉफ्ट है। हम तो बहुत दिन से कह रहे हैं कि इसमें सख्ती अपनानी चाहिए। ऐसा क्यों है? शायद वो सरकार से कॉन्फ्रंटेशन नहीं करना चाहते। असल में होता ये है कि जब कोई बहुत स्ट्रांग सरकार होती है तो सुप्रीम कोर्ट नॉर्मली ऐसी स्ट्रांग सरकार से कॉन्फ्रंटेशन नहीं करना चाहता, और जजेस भी कॉन्फ्रंटेशन नहीं करना चाहते, तो कोशिश करते रहते हैं धीरे धीरे, लेकिन उससे बात बनती नहीं है। पहले एक बार हुआ था कि जस्टिस ठाकुर जब चीफ जस्टिस थे तो वो तो सार्वजनिक स्टेज पर रोने ही लगे थे कि भाई हमारे रिकमेंडेशंस पेंडिंग रहते हैं, सरकार कुछ करती नहीं है, वगैरह वगैरह। वो भी इसी सरकार के बारे में था, इसी सरकार के दौर में था। तो उसका तो सीधा उपाय है ना कि ये तो सीधा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, और आप कंटेम्प्ट का एक्शन शुरू तो करिए, कंटेम्प्ट नोटिस दीजिए, उनको तलब करिए, सेक्रेटरी को पहले तलब करिए, फिर लॉ मिनिस्टर को करिए। अदरवाइज कैसे काम चलेगा? ये जो सरकार क्या आपको लगता है कि सरकार के आने के बाद से जुडिशरी की इंडिपेंडेंस पर खतरा हुआ है? जुडिशरी की इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज हुई है? बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हुई है। देखिए, इस सरकार ने कई सारे नए तरीके अख्तियार कर लिए हैं। एक तो खैर पुराना तरीका था कि रिटायरमेंट के बाद कुछ दे दो, कुछ नौकरी दे दो रिटायरमेंट के बाद जजेस को। तो जैसे अरुण जेटली ने बोला था कि दैट द प्रोस्पेक्ट ऑफ पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स अफेक्ट्स द प्री रिटायरमेंट जजमेंट्स। तो जजेस जो हैं, फिर वो रिटायरमेंट के 1-2 साल पहले ये देखने लगते हैं कि मैं रिटायर होऊंगा, मुझे फिर कोई सरकारी दूसरे कमीशन में या इधर उधर कहीं लगाया जाएगा, इस एक्सपेक्टेशन में सरकार के खिलाफ फैसले, सख्त फैसले नहीं लेते कई बार। दूसरा जो नए तरीके इन लोगों ने अख्तियार करे हैं, एक तो बहुत ही खतरनाक तरीका है कि सारी एजेंसीज को लगाकर जजेस के पेट के डोसियर बनवा लो। उनकी कोई कमजोरी कहीं पर भी, चाहे वो उनकी हो कमजोरी, उनके नजदीकी रिश्तेदारों की कमजोरी हो, उसको किसी को पकड़ लो और उसको, उस कमजोरी को पकड़कर उनको फिर प्रेशराइज करो कि भाई आप देखिए, हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है आपके बारे में, जी। ये सब भी हो रहा है। और अगर
ऐसे आपने अगर चीफ जस्टिस को प्रेशराइज कर लिया तब, और अगर चीफ जस्टिस आपके हाथ में आ गया तब तो बहुत ही खतरनाक है, बिकॉज चीफ जस्टिस जो है करीब करीब आधी जुडिशरी को कंट्रोल करता है, क्योंकि उसके पास दो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स हैं। एक मास्टर ऑफ रोस्टर के तहत ये तय करने की कि कौन सा केस किस बेंच के सामने लगेगा, और सबको पता होता है कि कौन से जज किस टाइप के हैं, कौन इंडिपेंडेंट हैं कौन नहीं है, कौन सरकार के साथ हैं कौन इंडिपेंडेंट है, ये सबको पता होता है। इसलिए आप किसी भी केस का, स्पेशली कोई पॉलिटिकली सेंसिटिव केस का, आप निर्णय तय कर सकते हैं अगर आप बेंच तय कर लें। तो इसलिए चीफ जस्टिस के पास ये एक बहुत बड़ी पावर है। हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि एक आदमी के हाथ में पावर नहीं होनी चाहिए, ये भी एक कोलिजियम के हाथ में होनी चाहिए। और दूसरी बात, दूसरी पावर जो है वो नियुक्ति की है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है, गोगोई साहब ने ये किया कि कोलिजियम ने रेकमेंड करे कुछ जजेस की नियुक्ति, दो जजेस की सुप्रीम कोर्ट के लिए, और गोगोई साहब ने अपना पॉकेट वीटो अख्तियार कर लिया, यानी कि वो रिकमेंडेशन भेजी नहीं सरकार को, अपनी जेब में रख लिया, क्योंकि सरकार नहीं चाहती थी कि उन दोनों लोगों को अपॉइंट किया जाए। तो ये भी बहुत बड़ी पावर है चीफ जस्टिस की। इस वजह से चीफ जस्टिस अगर सरकार के हाथ में आ जाते हैं तब तो समझिए आधी जुडिशरी उनके हाथ में आ गई। तो ये दूसरा है। और तीसरा तरीका इन्होंने ये अख्तियार किया है कि भाई इंडिपेंडेंट जजेस की नियुक्ति होने ही ना दो। बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि कोई इंडिपेंडेंट जजेस की नियुक्ति नहीं हो पा रही है, फिर भी हो जाती है। कुछ तो सरकार को झक मार के करने पड़ते हैं, लेकिन बहुत सारों को वो रोक लेते हैं, जैसे जस्टिस मुरलीधर का रोक लिया। ये सब है प्रॉब्लम। बट प्रशांत जी, एक सवाल यहाँ पे, एक पिछले दिनों जो वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़, उन्होंने जिस तरीके से कोलेजियम के संदर्भ में कहा कि ये एंटी डेमोक्रेटिक एक तरीके से फैसला था, क्या सरकार, आपको लगता है कि इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको बदलना चाहती है और उसके माध्यम से जुडिशरी पर कब्जा करना चाहती है? बिल्कुल साफ है कि ये सरकार तो बिल्कुल जुडिशरी को एकदम कमजोर करना चाहती है, बिल्कुल कब्जा करना चाहती है। तो बिल्कुल ये सरकार ये चाहती है कि नियुक्तियां बिल्कुल सरकार के ही हाथ में हो, और यही वो कोशिश कर रहे हैं इस तरीके से कि भाई रिकमेंडेशंस पर बैठे रहते हैं या नजरअंदाज कर देते हैं, रीइटरेशन को भी नजरअंदाज कर देते हैं, इनकन्वीनियंट जो सरकार के लिए कन्वीनियंट जजेस हैं उनका ट्रांसफर होने नहीं देते, वगैरह वगैरह। चीफ जस्टिस के अपॉइंटमेंट में भी इंटरफेयर कर रहे हैं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। तो इसलिए ये तो ऑब्वियस है कि सरकार जुडिशरी को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रही है, क्या और काफी हद तक कर भी लेती है। क्या जगदीप धनखड़ को इस तरीके, जो वाइस प्रेसिडेंट है, इस तरीके का स्टेटमेंट देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। कोई जना जो ये कहता है, जैसे गोगोई साहब ने भी कह दिया, गोगोई साहब को तो राज्यसभा में ये लोग ले आए रिटायरमेंट के बाद, उनसे पहले अयोध्या का फैसला लेकर, रफाल का फैसला लेकर फिर राज्यसभा में ले आए। और गोगोई साहब ने भी बोल दिया कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर के डॉक्ट्रिन में डाउट है। अरे बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन तो कम से कम 10 कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस अप्लाई कर चुकी हैं, रीइटरेट कर चुकी हैं। ये इतनी वेल एस्टेब्लिश डॉक्ट्रिन है कि कोई जना, स्पेशली कोई रिटायर्ड चीफ जस्टिस या कोई चीफ जस्टिस या कोई जज अगर कहता है कि भाई हमको इस पर डाउट है, तो उसको तो खैर वो तो बिल्कुल जज बनने लायक है ही नहीं। उसको तो बेसिक लॉ की, बेसिक कानून की कोई समझ है ही नहीं। ये तो इतनी अब वेल एस्टेब्लिश डॉक्ट्रिन है कि इसको कोई क्वेश्चन कर ही नहीं सकता। आपका आखिरी सवाल, यहां से आप जुडिशरी का भविष्य क्या देखते हैं? क्या आपको लगता है कि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो हिंदुस्तान के अंदर जुडिशरी के ऊपर एक बहुत बड़ा संकट आने वाला, लोगों का विश्वास उठ सकता है? नहीं नहीं, बिल्कुल। अगर इसी तरह से चलता रहा तो बहुत बड़ा संकट तो आ ही चुका है। लेकिन देखिए, होता यह है कि जब सरकार बहुत स्ट्रांग होती है तो जुडिशरी वीक हो जाती है, जब सरकार वीक होती है तो जुडिशरी स्ट्रांग हो जाती है। अब सबको उम्मीद है, सब लोग ये देख रहे हैं कि भाई 2024 में सिचुएशन बदलेगी, और ये जो आज की सरकार है जो बहुत स्ट्रांग दिखाई देती है, जिसके पास
एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में, और 2 आदमी पूरी सरकार को चलाते हैं और कंट्रोल करते हैं, इस तरह की स्थिति 2024 के बाद नहीं रहेगी। प्रशांत जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।